गुड मॉर्निंग बच्चों। परमुटेशन हमने कंप्लीट कर लिया था और सर्कुलर परमुटेशन हमने स्टार्ट किया था। चलो क्वेश्चन बताओ। मान लिया कि भी आपके पास टोटल 10 बंदे हैं, ठीक है, 10 पीपल है आपके पास और आपने इनको सर्कुलर परमुटेशन में अरेंज करना है, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितनी वेज बनेगी, टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होगी अगर हम इनको सर्कल में बिठाएं? आंसर करो। 10 बंदे हैं आपके पास, आपने इनको सर्कल में अरेंज करना है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होगी? शाबाश, जल्दी बताओ। सर्कुलर परमुटेशन का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, आपने इनको सर्कल में अरेंज करना है, तो सर्कुलर परमुटेशन कितना होता है? नंबर ऑफ वेज बनेंगी आपकी n-1 फैक्टोरियल। लास्ट लेक्चर रिवाइज कर लेना अगर किसी को ध्यान नहीं है तो अगर हमने 10 आदमियों को बिठाना है सर्कल के अंदर और फॉर्मूला कहता है कि भाई सर्कल में अपना जो आंसर होगा वो होगा n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हो जाएगा 10-1 फैक्टोरियल, मतलब 9 फैक्टोरियल। अगर इन 10 आदमियों को हमने एक लाइन के अंदर बिठाना होता, सर्कल में नहीं लाइन के अंदर, तो उस केस में क्या आंसर होता अपना? अगर मैं कहूं 10 आदमियों को आपने एक लाइन के अंदर अरेंज करना है, काफी अगर लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया तो रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। ये एक्सक्यूज नहीं है कि भाई हमने अटेंड नहीं किया था, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिला हुआ है। 10 आदमियों को आपने एक लाइन के अंदर अरेंज करना है, तो पहले जो अरेंजमेंट है, पहली पोजीशन है, उसके ऊपर आपको 10 आदमी अवेलेबल है बिठाने के लिए। सेकंड पोजीशन पर 9, फिर 8, फिर 7, है ना, इस टाइप से। तो इस केस में आंसर होगा आपका 10 फैक्टोरियल। लेकिन जब सर्कल की बात आती है तो ये आंसर हो जाएगा आपका n-1 फैक्टोरियल, दैट इज 9 फैक्टोरियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मान लेते हैं कि भैया आपके पास अल्फाबेट्स है A,
बी सी डी ई। ठीक है, इनको आपने सर्कल में अरेंज करना है, ए बी सी डी ई को सर्कल में अरेंज करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी बनेगी? शाबाश, काफी। मुकेश, ठीक आपका। टोटल आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स है वो है 5। 5 ऑब्जेक्ट्स को आपने सर्कल में अरेंज करना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों? टोटल n यहाँ पर 5 है, n माइनस 1 फैक्टोरियल आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 4 फैक्टोरियल। चलो पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। मान लिया 10 पीपल आपके पास, अगर आपने इनको सर्कल में अरेंज करना है तो उस केस में आपके पास 9 फैक्टोरियल ऑप्शन है सर्कल के केस में। और अगर आप इनको लीनियरली अरेंज कर रहे हो, एक लाइन के अंदर अरेंज कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास जो नंबर ऑफ वेज बनेगी वो होगी 10 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मान लिया मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। 10 आदमी है आपके पास और मैं कहता हूं कि भाई इनमें कोई 2 आदमी, 10 आदमी टोटल, उनमें कोई 2 बंदे आपस में पक्के दोस्त हैं, वो हमेशा साथ बैठेंगे, सर्कल में बिठा लो या कैसे ही बिठा लो, वो साथ बैठेंगे 2 बंदे। तो अगर मैं इन 10 बंदों को सर्कल में अरेंज करता हूं, कंडीशन क्या है? 2 बंदे हमेशा साथ रहेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी बनेगी? फटाफट बताओ। काफी गलत। अंजू गलत। शालू ठीक। शाबाश। मैंने 10 बंदों को सर्कल में अरेंज करना है। ठीक, 2 बंदे अपने पक्के दोस्त है, नेहा गलत है। 2 बंदे अपने पक्के दोस्त है इसमें 10 में से। ठीक है, इन 2 बंदों को मैं एक यूनिट मान लेता हूं। इन 2 बंदों को मैंने एक बंदा मान लिया, क्योंकि ये साथ बैठने हैं तो हमने उसको एक बंदा ट्रीट कर लिया। तो इनको मिलाकर टोटल अब कितने बने? इससे पहले क्या थे? इस टाइप से मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस टाइप से 10 बंदे हैं ये सर्कल में सारे, मैंने पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ किया। अब ये 2 बंदे इसमें साथ बैठे हैं। ठीक है, हम इन दोनों को एक ही ट्रीट करते हैं, एक ही बंदा। जैसे ये मान लिया ये 5th नंबर पे एक बंदा है, दोनों बंदों को हमने एक बंदा मान लिया। अब टोटल बंदे कितने बचे? 9, है ना? 9 को हमने अरेंज करना सर्कल में, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। n क्या है आपका यहाँ पर? 9, है ना? लेकिन जो 5 और 6 ये 2 बंदे हैं,
ये अपनी पोजीशन आगे पीछे तो कर सकते हैं। मतलब सपोज करो 5 यहाँ पर बैठा है सर्कल में, 6 यहाँ पर बैठा है। नेक्स्ट के अब 5 के जो यहाँ अगर आप सीधा देखोगे तो आपके राइट साइड में 5 के जो राइट साइड है उसमें 6 है। ठीक। दूसरा केस क्या हो सकता है, 6 यहाँ पर आ जाए और 5 यहाँ पर आ जाए, है ना। तो ये दो केस यहाँ पर ये बनते हैं 2 फैक्टोरियल। तो आपका जो आंसर होगा n-1, मतलब n यहाँ कितना था 9, 9 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है सबको। क्या ये क्लियर है सबको। चलो इसी में दूसरा केस देखो। अभी तो हमने कहा कि दो बंदे हमेशा साथ बैठे हैं। अब हम इनकी लड़ाई करवा देते हैं दोनों बंदों की। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, तो दोनों साथ तो बिठा नहीं सकते हम, क्या पता किस टाइम लड़ाई कर लें, है ना। तो अब क्या है, 10 बंदे हैं आपके पास। दो बंदे पर्टिकुलर दो बंदे कभी साथ नहीं बैठने चाहिए। ठीक है। तो सर्कल में अरेंज करेंगे तो कितनी वेज बनेगी आपकी, टोटल टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी होगी, सब आज जल्दी बताओ। चालू गलत। शाबाश बताओ। देखो 10 बंदे हैं, 10 बंदों को आप सर्कल में अरेंज करते हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी है, 10-1 फैक्टोरियल, कितनी हुई 9 फैक्टोरियल। और लास्ट जो एग्जांपल था उसमें क्या था, दो बंदे हमेशा साथ बैठने चाहिए। उस केस में अपना आंसर क्या आया था, 2 × 8 फैक्टोरियल, है ना। 2 फैक्टोरियल × 8 फैक्टोरियल। ये केस है कि भाई जब दोनों बंदे हमेशा साथ बैठे हैं। ये केस है 10 बंदों को हमने सर्कल में अरेंज करना है। अब अगर मैं इन दोनों जो जिसमें ये दोनों बंदे साथ बैठे हैं इसको टोटल में से माइनस कर दूं, तो क्या आएगा अपने पास, वो केस आएंगे जिसमें ये दोनों बंदे साथ नहीं बैठे हैं, है ना। तो अगर मैं 9 फैक्टोरियल माइनस
2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल करता हूँ तो अपना आंसर क्या आएगा? वो केसेस जिसमें पर्टिकुलर दो बंदे साथ नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन में भी हम सिलेक्ट करते हैं सम और ऑल, या तो कुछ या सारे ऑब्जेक्ट्स, या तो कुछ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे या सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जो सेट हमें गिवन है उसमें से। लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसमें ये मैटर नहीं करता कि कोई एक ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट कर दिया या दूसरा बाद में कर लिया, ऐसा इसमें फर्क नहीं पड़ता। इसमें सारे ऑब्जेक्ट इक्वल ट्रीट होते हैं एक ढंग से, ये मान लो। ऑर्डर मैटर करता ही नहीं इसमें, परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। हम देख रहे हैं ना कि भाई ये ऑब्जेक्ट पहले आ जाए तो ये ऐसा हो जाए तो, है ना, परमुटेशन में ये चीज कर रहे थे हम। लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। और इसको लिखने का तरीका है सी एन, एन है आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आर जो हमने उसमें से सिलेक्ट किए हैं, आर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल होगी 1 के। एटलीस्ट 1 तो सिलेक्ट करोगे ना, सम में 1 तो आएगा। लेकिन इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल होगी एन से। जब आप आर में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो? जितने आपके पास अवेलेबल है, उससे ज्यादा कर नहीं सकते। तो मैक्सिमम लिमिट क्या हुई? एन। मिनिमम क्या हुई? 1, है ना। तो इसको लिखने का तरीका है सी एन आर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन सी आर, जैसे परमुटेशन के केस में लिखते हैं हम। इसी को आप सिंपली एन और आर लिख सकते हो इस टाइप से भी, ठीक। और एन सी आर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और जो पी एन पी आर है, इसकी वैल्यू क्या होती थी? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो क्या मैं इस चीज को एन पी आर लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। इसको मैं लिख दूंगा एन पी आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, है ना। तो एन सी आर किसके इक्वल हुआ? एन पी आर डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल। या फिर इसको आप ऐसे लिख लो, एन पी आर इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। क्लियर है? मैंने बताया कि भाई परमुटेशन के अंदर आपका ऑर्डर मैटर करता है और कॉम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब सपोज करो आपने ए बी सी में से 2 ऑब्जेक्ट उठाने हैं,
इसको तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लिया ए बी आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। परमुटेशन में आपके लिए बी ए अलग है। परमुटेशन में दो चीज बनेगी ना इसमें, एक तो आप ए बी सिलेक्ट करो या फिर बी ए सिलेक्ट करो, दोनों अलग है। परमुटेशन में ये दो चीजें हैं अलग अलग, लेकिन कॉम्बिनेशन में ये दोनों एक है। ए बी ले लो या बी ए ले लो, लिए तो हमने दोनों है, तो कॉम्बिनेशन में ये एक ट्रीट होगा। इसका मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू मिलेगी आपको वो आपकी परमुटेशन से कम होंगी, जो वेज बनेंगे वो परमुटेशन से कम होंगे। आप यहां से भी देख सकते हो जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है इसमें क्या है, एन पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। तो ऑब्वियस बात है कि जो कॉम्बिनेशन में जो वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ वेज आएंगे, वो परमुटेशन से कम होंगे। क्लियर है यहां तक? अब सपोज करो मैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ जितने अपने पास अवेलेबल है, तो उस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, एन, है ना। मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूं, एन सी एन, आर की वैल्यू एन है तो इसलिए मैंने यहाँ पर एन लिख लिया। तो ये किसके इक्वल होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर की वैल्यू आपकी एन है, तो ये किसके इक्वल हुआ, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन करेंगे तो कितना होगा, जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, वन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, वन, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आया, वन। मतलब जब आपने सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए तो उस केस में नंबर ऑफ वेज कितनी बनी, वन। जब मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था अभी, ए बी और बी ए, मान लिया आपके पास दो ही ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, उनमें से आपने दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ए पहले आए या बी पहले आए फर्क ही नहीं पड़ता कॉम्बिनेशन के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों इक्वल है कॉम्बिनेशन में, नंबर ऑफ वेज कितनी है, वन। परमुटेशन के अंदर इसकी वैल्यू दो होगी। तो यहाँ से ये चेक करो, देखो दोनों दो ऑब्जेक्ट थे अपने पास, दोनों के दोनों हमने सेलेक्ट कर लिए, फॉर्मूले से में अप्लाई किया, तो अपने पास कितनी वेज आई, वन। अब क्लियर हुआ कि भाई वन क्यों आया था अपना एग्जांपल में। अब आप जल्दी बताओ। मान लिया कि भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करते, कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करते, तो इस केस में आर की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फॉर्मूले में अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल, आर की वैल्यू है जीरो, इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय जीरो फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। कैंसिल आउट कर दो, जीरो फैक्टोरियल तो आपका वन होता है, तो ये आपका हो गया वन। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट करते हो या सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, तो उस केस में नंबर ऑफ वेज कितनी आई आपकी, वन। ठीक।
चलो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 10C6, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी कैलकुलेट करके। अंजू ठीक है। देखो ठीक है सभी का जिसने अभी तक जवाब दिया है। n की वैल्यू यहाँ पर आपकी 10 है, r की वैल्यू 6 है। इसको सोल्व करोगे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। सोल्व करो 10 फैक्टोरियल और इसको लिखेंगे हम 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ऊपर लिख सकता हूँ मैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया आपका, 8 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया आपका 210, 7 21 21 इंटू 10। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन बताओ। NC4 इक्वल टू NC3, इसमें आपको n की वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताओ।
शाबाश, जल्दी बताओ। चलो देखो, NC4 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। और NC3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अपने पास क्या बचा, 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल किसके है, 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n माइनस 4 फैक्टोरियल को इसको एज इट इज रखते हैं हम, इसको रख लेते हैं 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया आपका, है ना। और इस चीज को भी सोल्व करो कि भाई n माइनस 3 फैक्टोरियल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर आपके पास बचा 4 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल और यहाँ बचा n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल, है ना। क्योंकि 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे हम, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। तो n माइनस 3 था, इसको आप ये वैल्यू समझो, सपोज करो, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, एक कम उससे, है ना, एक कम होती है। तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल ऐसे ही लिखेंगे, ये आपका कैंसिल हो गया। तो n माइनस 3 की वैल्यू बच गई आपकी 4 और n की वैल्यू क्या आई, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। क्लियर है सबको। चलो बच्चों, मीटिंग एंड होने वाली है क्योंकि 40 मिनट का टाइम होता है जूम में। मैं इसको एंड करता हूँ अभी, आपने दोबारा रीज्वाइन करना है साथ ही साथ, ठीक है। एक लेक्चर और लेंगे साथ में, ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर।